गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडियन पब्लिक के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हम 10th क्लास के साइंस में अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि अब पढ़ेंगे आज की वीडियो नंबर पार्ट 40 में पढ़ेंगे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अभिक्रियाओं के प्रकार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उत्प्रेरकों के बारे में। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उत्प्रेरक क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है बेटा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं और स्वयं क्यों परिवर्तित रहते हैं। तो उत्प्रेरक के बारे में देखते हैं कि उत्प्रेरक कहते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया, उसकी अभिक्रिया की गति के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसकी मंद अभिक्रिया होती है, जिसमें उत्प्रेरक कोई भी कार्य करता है तो उसकी मंद अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कर देता है, अर्थात जिसको एक दिन में पूर्ण होने में एक दिन का समय लगता है तो उसे कुछ घंटों में ही पूर्ण कर देते हैं। स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को और इस प्रकार के तत्व को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अब देखिए उत्प्रेरक के बारे में हम देखते हैं। इसमें वे पदार्थ जो, इसमें देखेंगे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग में परिवर्तित करते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिए बेटा कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से वेग, जो चाल होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो रही है, कितने समय में पूर्ण नहीं हो रही है, उसके वेग में परिवर्तित कर देते हैं। और स्वयं क्या होते हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं और स्वयं अपरिवर्तित होते हैं। स्वयं क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित क्या होते हैं, रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। क्या कहते हैं बेटा, उत्प्रेरक। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, इसमें उदाहरण नंबर है हमारे पास में, इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में है वनस्पति घी है, वनस्पति घी प्लस H2 निकेल उत्प्रेरक। ठीक है। अब देखिए वनस्पति घी, आप जानते हैं कि वनस्पति घी को क्या कहते हैं हम, जैसे हमने यूज में लेते हैं दैनिक जीवन को, शादी समारोह होता है या और भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें हम डालडा घी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डालडा घी का उपयोग करते हैं। तो वनस्पति घी का हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि इसके साथ में क्या है कि हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन तत्व को जोड़ा जाता है। हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी को वनस्पति तेल में बदला जाता है। इस वनस्पति घी है, इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो इसका वनस्पति तेल में परिवर्तित हो जाता है। वनस्पति तेल किस में परिवर्तित हो गया बेटे, वनस्पति तेल किस में परिवर्तित हो गया, ये वनस्पति घी किस में परिवर्तित हो गया, वनस्पति तेल। परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हो गया, परंतु उत्प्रेरक में कोई चेंज नहीं हुआ है। उत्प्रेरक में
किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस वनस्पति घी को हाइड्रोजनीकरण करने पर वनस्पति तेल में परिवर्तित हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। देखो, वनस्पति घी का हाइड्रोजनीकरण करने पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में देखिए, वनस्पति घी का निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल में परिवर्तित हो जाता है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया। इसमें ये घी है, ये तेल है और ये देखिए बेटा कि वनस्पति जो तेल होता है उसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे। इसमें थोड़े से मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना कि वनस्पति तेल है, इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक की स्थिति में। जब इसका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है वनस्पति तेल का, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। इस वनस्पति घी का उपयोग हम डालडा घी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डालडा। डालडा घी जो आप उपयोग में लेते, दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं, कोई शादी समारोह के रूप में इसके उपयोग लेते हैं, तो डालडा घी में परिवर्तित हो जाता है। परंतु जो उसमें उपस्थित जो उत्प्रेरक है वो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है बेटा? अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। परंतु वनस्पति घी को हाइड्रोजनीकरण करने पर, इसके वेग में परिवर्तित हो जाने पर वनस्पति घी प्राप्त होता है। तो इसलिए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्प्रेरक कहते हैं। अगला उदाहरण देते हैं इसमें। देखिए बेटा, अगला उदाहरण क्या है इसका? 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को, इसमें उदाहरण अगला है अन्य उदाहरण है इसका दूसरा 2KClO3। इसमें उत्प्रेरक है MnO2। ठीक है, अब इसमें उत्प्रेरक है 2KClO3 है, MnO2 है, तो इसमें इसको हम गर्म करेंगे। तो इसमें पहले इसको, इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए 1 दिन का समय लगता था। कितने दिन का? 1 दिन का या 2 घंटे का या 3 घंटे का। जब इसमें MnO2 उत्प्रेरक है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण यह है अभिक्रिया कुछ घंटों में ही संपन्न हो जाती है। जैसे 2KClO3 है, K के पास में 2, Cl के पास में 2 और O के पास में 6 है, तो इसमें हो जाएगा 2KCl प्लस में 3O2। क्या हो जाएगा? 3O2। तो इसको संपन्न हो गया, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और ये ऑक्साइड है। क्या है बेटा? ऑक्साइड। ये पोटेशियम
पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, MnO2 की उपस्थिति में उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में कि उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। जब उत्प्रेरक का कार्य करता है तो जहां इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए कुछ घंटों का समय लगता था, तो इसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में कुछ सेकंड का ही, कुछ मिनटों में ही ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्प्रेरण कहते हैं इस घटना को। तथा इसमें लिख देंगे हम आगे, तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? जैसे कोई भी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तित कर देते हैं उसको उत्प्रेरण कहते हैं। और जिसमें उत्प्रेरण के भांति जो नया पदार्थ बनता है या और भी कोई पदार्थ बनता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्प्रेरण। तो इस प्रकार का उत्प्रेरक की अभिक्रिया का उदाहरण है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, इसका ताप या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ हम गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो इसमें निकलने वाला ताप कम होने लगता है और अभिक्रिया MnO2 पूर्णतः उत्प्रेरक की भांति पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। अब देखते हैं बेटा उत्प्रेरण आपको खूब पता लगा उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए उत्प्रेरक की आपको परिभाषा का पता लग गया। अब देखते हैं इसमें कि उत्प्रेरक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो अवस्था के आधार पर हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखेंगे अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। अवस्था के आधार पर हम उत्प्रेरक के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं बेटा। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ लिख देंगे भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। देखिए बेटा भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सममांगीय एवं विषमांगीय उत्प्रेरक। सममांगीय उत्प्रेरक एवं विषमांगीय उत्प्रेरक। नंबर 1 है सममांगीय उत्प्रेरक। नंबर 2 है विषमांगीय उत्प्रेरक। सममांगीय उत्प्रेरक और नंबर 1 सममांगीय उत्प्रेरक, नंबर 2 विषमांगीय उत्प्रेरक। सममांगीय उत्प्रेरक होता है जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों ही एक समान अवस्था में होते हैं। कि सममांगीय उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद, उत्प्रेरक होता है वो भी, अभिकारक भी और बनने वाला जो पदार्थ होता है वो भी, ये तीनों एक ही अवस्था में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सममांगीय उत्प्रेरक। क्या कहते हैं?
सममांगी उत्प्रेरक। अब पढ़ते हैं सममांगी उत्प्रेरक के बारे में। सममांगी उत्प्रेरक, ठीक है। सममांगी माने होता है समान, सभी ही अवस्थाएं, तीनों प्रकार की अवस्थाएं समान होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था में होते हैं, भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक सममांगी कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक सममांगी उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक सममांगी उत्प्रेरक कहलाता है। देखिए बेटा, उत्प्रेरक सममांगी उत्प्रेरक कहलाता है। देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है वो भी, उत्प्रेरक भी, अभिकारक भी और बनने वाला जो पदार्थ होता है वो भी, ये तीनों ही समान भौतिक अवस्था में होते हैं। तो जो उत्प्रेरक होता है वो क्या कहलाता है? सममांगी उत्प्रेरक कहलाता है। ये तीनों एक ही अवस्था में होने चाहिए, गैसीय अवस्था में होने चाहिए, या ठोस अवस्था में होने चाहिए, या लिक्विड अवस्था में होने चाहिए। तीनों एक ही समान होने चाहिए। जैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो, जो अभिकारक है जो LHS साइड में होता है, इधर साइड होता है वो, और RHS साइड में जो उत्पाद बनता है वो, ये तीनों एक ही अवस्था में होने चाहिए। तो कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है? सममांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे हम एथिल एसीटेट को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5 प्लस में H2O। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करवाते हैं? HCl उत्प्रेरक करके। किसके साथ में? HCl। अब ये HCl है, ये देखिए बेटा, एथिल एसीटेट है, ये क्या है? एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। जल भी क्या है? लिक्विड में। और HCl भी क्या है? लिक्विड में। सांद्र है ये थोड़ा। क्या है बेटा? सांद्र। ठीक है, इसको एथिल एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट। ठीक है, ये जल है आपका। अब इसको इसके साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का उपयोग होता है। एसिटिक अम्ल और किसका निर्माण होता है? एथेनॉल का। किसका निर्माण होता है? एथेनॉल का निर्माण होता है। मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका होता है? मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए CH3 COO, इसमें से एक H टूट जाएगा, किसके साथ में लग जाएगा? इसके साथ में। प्लस क्या बचेगा इसमें? CH3, इसमें से जो C है C2 और H5 है, इसमें से क्या निकल जाएगा? C3, और क्या बचेगा इसमें से? O और H बच जाएगा। क्या बच जाएगा? O और H बच जाएगा। तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल, और प्लस में एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
और एल्कोहल श्रेणी से बनता है। किससे बनता है? एल्कोहल से। किससे बनता है बेटा? एल्कोहल से। या इस तरह से पढ़ सकते हैं इसको C2H5OH, इस तरह से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? CH3COO ले लिया हमने, CH3COO, इसका जो H है ये यहाँ से H टूट जाएगा, किसके साथ में ले जाएगा? CH3COOH। उसके बाद में हमारे पास में बन जाएगा C2H5 ले लिया हमने। उसके बाद में क्या बच जाएगा? एक H टूट जाएगा तो क्या बच जाएगा? OH मिल गया। जुड़ने के बाद में अब देखिए ये एथिल एसीटेट है, किसकी उपस्थिति में बेटा? ये तीनों अवस्थाएं लिक्विड में हैं, ये भी समान है, ये भी समान है, बनने वाला पदार्थ भी समान है, तो तीनों उत्पाद भी समान। अभिकारक है ये दोनों बेटा। ये क्या है? अभिकारक बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक। ये है हमारे पास में उत्प्रेरक। क्या है बेटा? उत्प्रेरक। और ये बनने वाला पदार्थ क्या है? उत्पाद। क्या बोलते हैं इसको? उत्पाद। ये तीनों ही एक समान अवस्था में हैं। तीनों ही क्या है? एक समान अवस्था में हैं, इसलिए इसे कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं? सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं बेटा? सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस सममांगी उत्प्रेरक का पहला उदाहरण तो ये। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे 2SO2 है, 2SO2 प्लस उसके बाद में O2। इसमें उत्प्रेरक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO। ये भी किस अवस्था में? ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, और ये भी गैसीय अवस्था में, तीनों एक अवस्था में। और बनने वाला पदार्थ में देखिए 2SO2, S के पास में 2 है, O के पास में 4 है, और 2 कितने हो गए? 6। तो ये हो जाएगा 2SO3। क्या हो जाएगा? 2SO3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक O इसमें से जुड़ रहा है। O की संख्या कितनी होगी? 3, 2 और 2 4 और 2 6। तो S की संख्या कितनी है? पर 2, तो 3 दूनी 6। तो ये भी किसी अवस्था में आ रहा है, ये भी गैसीय अवस्था में। तो ये अभिकारक है बेटा, ये अभिकारक, इसको अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक। ये LHS साइड में, ये क्या है? उत्प्रेरक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है बेटा? उत्प्रेरक। और ये क्या है? उत्पाद। क्या है बेटा? उत्पाद। इसे कहते हैं हम RHS साइड, राइट हैंड साइड में होता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सममांगी। आप समझ गए होंगे कि अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, ये तीनों ही भौतिक अवस्था में क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होने। बनने वाला पदार्थ भी समान होता है, अभिकारक भी समान होता है, और उसमें भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है तीर के ऊपर के निशान में उत्प्रेरक, वो भी क्या होता है? समान होता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो आपको सममांगी उत्प्रेरक के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। तो ये सममांगी उत्प्रेरक है।